इजराइल और लेबनान की लड़ाई अब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। अभी तक फादी 1 और फादी 2 छोटी मिसाइल्स फेंक रहा इजराइल, अब कादिर 1 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी सीधे तेल अवीव के ऊपर। वहां से ढेर सारी खबरें आई हैं। साथ में अमेरिका ने जो जहाज भेजी थी इजराइल के मदद के लिए, उस जहाज का एक्सीडेंट हुआ है, उसको काफी नुकसान हुआ है, उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। हूथी बात कर रहा है रशिया के साथ नई मिसाइल्स के लिए, क्यों यह डील हो रही है और इस डील का क्या असर पड़ने वाला है वो बताऊंगा। और साथ में इस सवाल पर बात करेंगे कि क्या अब ईरान इस जंग में शामिल होने वाला है। अगर ईरान इस जंग में शामिल होता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, ये सारी बातें डिटेल में करूंगा। बने रहिए हमारे साथ और देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। हिंदी अखबारों में और ख़ास तौर पे जो गोदी मीडिया के अखबार हैं उनमें सारा का सारा किस्सा कुछ ऐसे बताया जा रहा है जैसे बस हिजबुल्लाह बर्बाद हो गया, हिजबुल्लाह ख़त्म हो गया, उसके लीडर्स मार दिए गए और अब ये लड़ाई इजराइल ने पूरी तरह से जीत ली है। मैंने कल भी कहा था कि जो साइकोलॉजिकल वार होता है, 200-400 बच्चों को मार दो, औरतों को मार दो, किसी गाँव में बम गिरा दो, किसी घर को तोड़ दो, उसमें तस्वीरें ऐसी आती हैं, तस्वीरें ऐसी दिखाई देती हैं जिनको दुनिया भर में फैलाया जाता है, जिससे लगता है कि इजराइल या कोई भी इस तरह का मुल्क बहुत तेजी के साथ जीत रहा है। ये साइकोलॉजिकल वार है। मैं शुरुआत करता हूं एक ऐसी खबर से जिसको पढ़ के आपको भी समझ में आएगा कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं। जो आईडीएफ है, जिसको पूरे मिडिल ईस्ट में जो बाकी मुल्क हैं वो आईओएफ कहते हैं। आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स, और आईओएफ कहते हैं क्योंकि वो उसको ऑक्यूपेशनल फोर्स मानते हैं, कहते हैं कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो आईओएफ के एक स्पोक्स पर्सन इंटरव्यू दे रहे थे और जब उनसे हिजबुल्लाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि हिजबुल्लाह के पास मोर कैपेबिलिटीज विद डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी उसके पास अभी जो कुछ हमने किया है कोई खास नुकसान उससे उसका हुआ नहीं है। उसके पास कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमले वो कर सकता है और अलग अलग टाइप के उसके पास हथियार हैं। यही बात थी जो मैंने कही थी कि अभी वो जानबूझकर फादी 1 और फादी 2 जो बेसिक मिसाइल्स हैं वो फेंक रहा है। आगे जैसे जैसे जंग तेज होगी वो ज्यादा बड़े हथियार फेंकेगा। और कल ये बात मैंने कही थी और आज ये बात साबित हो गई। और ये भी किसी लेबनिज सोर्स से मैं नहीं बता रहा हूं, इजराइल के अपने अखबार जो हैं उनमें जो खबरें छपी हैं उसमें बताया जा रहा है। और आज आईडीएफ का जो अपना ट्विटर हैंडल है उससे लगातार ट्वीट किया जा रहा है कि तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वहां पर लेबनान ने मिसाइल फेंकी है। और इस बार फादी 1 फादी 2 नहीं फेंकी है बल्कि उससे बेहतर मिसाइल फेंकी है जिसको कादर 1 कहा जाता है। अभी इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और मिसाइल्स हैं। अगर यह जंग आगे बढ़ती है तो हिजबुल्लाह धीरे धीरे उन मिसाइल्स का फायर करेगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि मोसाद के जो एक्स चीफ हैं, सीआईए के जो एक्स चीफ हैं, आर्मी के एक्स ऑफिसर्स, ये सारे लोग जो इजराइल और अमेरिका के हैं जिनका हिजबुल्लाह से कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, इन सारे लोगों ने कहा है कि ये गलतफहमी है इजराइल की कि उसने हिजबुल्लाह को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह के पास अभी बहुत हथियार हैं और वो लंबी लड़ाई लड़ेगा जिस लंबी लड़ाई में इजराइल के अपने वजूद को भी खतरा हो सकता है। ये सारी बातें ना मैं अपने मन से कहता हूं ना हवा में कहता हूं, इन सारी बातों के सबूत मैंने पहले भी दिए हैं और आज भी दे रहा हूं। मैंने हिजबुल्लाह के बारे में पहले भी काफी डिटेल में बातें की हैं, कई सारे वीडियोज में बातें की हैं। हिजबुल्लाह का स्ट्रक्चर जो लोग नहीं जानते हैं उनको ही लगता है कि 2-4 लोगों के मारे जाने से हिजबुल्लाह के ऊपर कोई बड़ा असर पड़ेगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अपने बनने के तुरंत बाद, जब हिजबुल्लाह बना था उसके तुरंत बाद, इजराइल ने अल मुसावी को मार दिया था जो हिजबुल्लाह के पहले चीफ थे और जिनके बारे में माना जाता था कि उनके बिना तो हिजबुल्लाह चल ही नहीं पाएगा। उनके मारे जाने के बाद इजराइल ने लगभग घोषणा कर दी थी, सारी दुनिया में इस तरह की बातें हो रही थी कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उस समय नसरुल्लाह जो बिल्कुल यंग ऑफिसर थे वो शामिल होते हैं हिजबुल्लाह के चीफ की तरह। और पिछले 25-30 सालों में हिजबुल्लाह जिस तरह से बढ़ा है वो आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये हिजबुल्लाह, हमास या इस तरह के जो संगठन हैं वो जितना ऊपर दिखाई देते हैं उससे ज्यादा अंदर होते हैं। उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है, जैसे उसमें शूरा है। अब शूरा का काम होता है ईरान के साथ लगातार
लगातार कोऑर्डिनेट करना। ऐसे ही उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो इतना मल्टी लेयर्ड होता है कि 2-4 लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमास के बारे में भी आपको बताया था कि इस्माइल हानिया को मार के, और उसके पहले भी हमास के चीफ्स को मार चुका है इजराइल, लेकिन हमास एक मूवमेंट के तौर पे, एक आर्मी के तौर पर लगातार काम कर रहा है, इसका कोई असर नहीं पड़ा है। तो यह गलतफहमी जिनके मन में हो कि 2-4 हथियारों से मामला खत्म हो गया, वो गलतफहमी मन से निकाल दें। इजराइल भी कह रहा है कि हमने सोचा था कि यह स्विफ्ट ऑपरेशन होगा, 2-4-10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन यह लड़ाई, यह जंग लंबी चलेगी। जंग लंबी तभी चलती है जब दोनों तरफ हथियार होते हैं। अगर एक तरफ हथियार खाली हो गए हैं, सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो अब तक तो इजराइल जमीन के रास्ते हिजबुल्लाह के इलाके यानी लेबनान में घुस चुका होता, लेकिन लेबनान में घुसना छोड़िए, अभी उसने जमीन पर एक हमला भी नहीं किया है, क्योंकि वो जानता है कि जमीनी लड़ाई जब भी होगी हिजबुल्लाह भारी पड़ेगा। और दूसरी तरफ लगातार मिसाइल फेंक रहा है हिजबुल्लाह ये चीज ध्यान रख रहा है कि ज्यादातर मिसाइल जो फेंकी जा रही हैं वो आर्मी, मोसाद या इस तरह के ठिकानों पर फेंकी जा रही हैं, जबकि इजराइल का तरीका है औरतों को, बच्चों को, गांव को खत्म करना, जिससे तस्वीरें बड़ी अच्छी अच्छी वो दुनिया को दिखा सके कि हमने इतना नुकसान कर दिया, भले ये सारी चीजें ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। मैं आपको 1997 का एक किस्सा सुनाता हूं, काफी पुराना है इसलिए आप समझ पाएंगे उसको। 1997 में खिलौने के शक्ल के बम नीचे फेंके गए, बच्चों को लगा कि यह खिलौना है, उन्होंने वो खिलौने उठाए, उसमें विस्फोट हुआ और इस तरह से सैकड़ों बच्चे मारे गए। यह काम इजराइल के अलावा दुनिया का कोई शरीफ देश नहीं कर सकता। कोई शरीफ मुल्क कभी यह सोच ही नहीं सकता कि खिलौने की शेप के हथियार फेंके जाएं और बच्चों को मार दिया जाए। यह काम इजराइल बरसों से कर रहा है। अभी उसने क्या किया? अभी उसने ढेर सारे पर्चे गिराए। उन पर्चों में एक स्कैन करने के लिए कोड बना हुआ है, जैसा होता है ना हम लोग पैसा वगैरह पेमेंट करते हैं उसमें कोड होता है, वैसा कोड होता है। अब वो कोड जो स्कैन करेगा उसका पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा। ये लेबनान में गिराए गए हैं ताकि लोगों के मोबाइल हैक कर सके, कहीं से उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। हिजबुल्लाह को पहले ही इसके बारे में पता था, इसलिए वार्निंग जारी कर दी गई थी और इन पर्चों के कोड जो थे वो किसी ने स्कैन नहीं किए, ये पर्चे बर्बाद हो गए। इस तरह की लड़ाई, दोयम दर्जे की जो लड़ाई होती है वो करने में इजराइल माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही करके उसने लेबनान के 400-500 लोगों को मार दिया है, हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये जंग की शुरुआत है, जंग अभी लगातार चलेगी और अकेले हिजबुल्लाह ये जंग नहीं लड़ रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसकी थोड़ी देर पहले इराक की जो मिलिशिया है जो ईरान के साथ, लेबनान के साथ मिलकर काम करती है, उन्होंने वहां पर मिसाइल्स फेंकी हैं। और ये जो मिसाइल्स हैं ये सदर्न, जो साउथ वाला पार्ट है, जो गजा से लगा हुआ पार्ट है इजराइल का, वहां पर ये मिसाइलें गिरी हैं और बताया जा रहा है कि ठीक ठाक नुकसान हुआ है। वैसे तो इजराइल कभी अपना नुकसान बताता नहीं है, तेल अवीव वाले मामले में भी वो यही कह रहा है कि सायरन बच गए और कोई नुकसान हुआ नहीं। लेकिन वहां के लोकल लोग जिस तरह की वीडियो, फोटो वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, ये तो पक्का है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज समझ में आ गई है कि हिजबुल्लाह की मिसाइलें तेल अबीब तक पहुंच सकती हैं और अगर जंग बढ़ेगी तो इजराइल के लिए यह बेहद नुकसानदायक होने वाला है। अगर ये बेरूत के ऊपर जाकर बम गिरा सकते हैं, हेलीकॉप्टर ले जाकर, तो वो वहां से बैठे बैठे तेल अबीब पे मिसाइल फेंक सकते हैं, जो जंग को और बढ़ाने वाली होगी। और यही डर उस समय सामने आ रहा है जब यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, जिसको यूएनजीए कहते हैं, उसकी मीटिंग चल रही है। मजेदार बात यह कि बेंजामिन नेतन्याहू को उस मीटिंग में जाना था, लेकिन अब खबरें यह आ रही हैं कि वो मीटिंग कैंसिल की जा रही है। अभी जो खबर है वो ये बताती है कि 50-50 चांसेस हैं कैंसिल करने का। जिस फ्लाइट से जाना था, रात को निकलना था, वो तो कैंसिल हो गई। अगले दिन की फ्लाइट की बात हो रही है कि फ्राइडे की मॉर्निंग में जाएंगे, और साथ में ये बात हो रही है कि शायद नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यूएनजीए में एक तो लगातार फजीहत हो रही है, दूसरी बात यह कि जो वारंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर कहीं निकल गया उस बीच में, तो नेतन्याहू के लिए लौट के आना मुश्किल होगा। वहां बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसके पहले भी आप जानते हैं कि वो अमेरिका जाने वाले थे और उसके पहले यूरोप में कुछ जगहों पर रुकने का प्लान था, वो सब कैंसिल करके डायरेक्ट अमेरिका गए और डायरेक्ट लौट के आए। अब जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, वहां पर लगातार नेतन्याहू और उसकी नीतियों की आलोचना हो रही है। दरअसल इजराइल की आलोचना हो रही है। एर्दोगान
आर्दोगान तो लंबे समय से बोल ही रहे हैं। आर्दोगान ने वहां पे बयान दिया है कि जिस तरह से हिटलर के खात्मे के लिए दुनिया एक हुई थी, वक्त आ गया है कि नेतन्याहू के खात्मे के लिए दुनिया इकट्ठा हो, वरना नेतन्याहू हिटलर की तरह ही दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। यह बात आर्दोगान ने वहां पे कही है। इसके पहले आप जानते हैं आर्दोगान बयान दे चुके हैं कि दुनिया भर के जो मुस्लिम मुल्क हैं वो साथ में खड़े हों, और इस बार उन्होंने सिर्फ मुस्लिम मुल्कों की बात नहीं की है, बल्कि दुनिया भर के शरीफ डेमोक्रेटिक मुल्कों की बात की है कि अगर दुनिया को बचाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा नेतन्याहू के खिलाफ। आर्दोगान के अलावा जो सबसे सीरियस बात की है वो कोलंबिया के पेट्रो ने की है। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं पेट्रो, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है, और अगर इसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो यह दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। असल में वो डर सबको है जो मैं पिछले 2 महीने से लगातार कह रहा हूं कि अगर लेबनान के साथ लड़ाई फुल स्केल पर जाती है तो यह ना केवल उस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। उस रीजन में खाड़ी में जो मुल्क हैं वो जानते हैं कि अगर ये लड़ाई बड़ी होती है तो आज नहीं कल खाड़ी इन्वॉल्व होगी। लड़ाई अपने आप में बड़ी है, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूं। अभी आपको मैंने बताया कि जॉर्डन वैली के पास हमला किया है इराक की जो मिलिशिया है, हूथी तेल अवीव तक पहुंचा चुका है, और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो यह खबर आ रही है कि रूस के साथ ईरान की मीटिंग चल रही है, जिसमें रूस से ईरान कह रहा है कि हूथी के लिए बेहतर मिसाइल्स की वो सप्लाई करे। यानी रूस से डिमांड कर रहा है ईरान कि यमन को, हूथी को वो बेहतर मिसाइलें दे। अब अगर ये बेहतर मिसाइलें मिलती हैं हूथी को तो जाहिर तौर पर आगे भी वो हमला करेगा। ये तो उसने बता ही दिया कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इतनी लंबी दूरी पार करके सीधे तेल अवीव तक पहुंच सकती है। इधर मैंने आपको बताया इराकी मिलिशिया लगातार हमला कर रही है। लेबनान के बारे में इजराइल के लोग भी कह रहे हैं, इजराइल के जानने वाले पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं कि लेबनान के साथ लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। अगर लेबनान के साथ आप लड़ाई में जाएंगे तो ये लंबी लड़ाई होगी, इसको हमास की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसमें इजराइल की तबाही लिखी हुई है। नेतन्याहू कह रहा है कि नार्दर्न एरिया से जो लोग लौट के आए हैं उनको वापस भेजना हमारी प्रायोरिटी है, और हिजबुल्लाह लगातार नार्दर्न एरिया पे रॉकेट्स और मिसाइल फेंक रहा है, जिससे वो जगह वीरान पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, एक भी आदमी लौटने की सोच नहीं पा रहा है। तो ये जो पूरा माहौल है और यूक्रेन के साथ जो कुछ चल रहा है वो आप जानते हैं। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में अमेरिका वैसे ही फंसा हुआ है। अगर यहां भी लड़ाई होती है तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। ये वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है, और वर्ल्ड वार पूरी दुनिया की तबाही लेके आएगा। जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था तो केवल अमेरिका के पास एटॉमिक बम थे, आज दुनिया भर में एटॉमिक बम है। कहां कहां चलेंगे, कितने कितने लोग मारे जाएंगे, कितने कितने मुल्क तबाह होंगे, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। इसीलिए सारे लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी नेतन्याहू को रोका जाए और ये जंग रुके। दुनिया भर में विरोध चल रहे हैं, मैं प्रदर्शनों की दुनिया भर की आपको तस्वीरें दिखा चुका हूं, दोबारा दिखा सकता हूं, ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन नेतन्याहू लगातार इस जंग को जारी रखने के पक्ष में है। वो लगातार चाहता है ये जंग चलती रहे। कारण बहुत क्लियर है कि जब तक जंग चलेगी तभी तक उसकी कुर्सी बची हुई है। इसीलिए लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उन लोगों ने बहुत क्लियर इस बात को कहा है कि इस जंग को कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका रोक सकता है। लेकिन बाइडेन ने यूएनजीए में जो भाषण दिया उसमें कहीं से यह नहीं लगा कि इस जंग को रोकने के लिए वो कहीं से भी बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। एक तो वो खुद जा रहा है, उसकी कुर्सी खत्म हो चुकी है, उसका टाइम खत्म हो चुका है। कमला हैरिस आएंगी या ट्रंप आएगा तो वो शायद सोच रहा होगा कि अब जो नए लोग आए वही करें। और दूसरा कि हथियारों की सप्लाई चल रही है, कमीशन मिल रहा है, फिर क्यों यह जंग रोका जाए। उसने अपने हथियार और ज्यादा सैनिक भेजे थे मिडिल ईस्ट में, और अभी अभी की खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एक जहाज जो भेजी गई थी उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको नुकसान हुआ है। किसने नुकसान पहुंचाया है अमेरिका कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि या तो इराकी मिलिशिया ने नुकसान पहुंचाया होगा या फिर हूथी ने नुकसान पहुंचाया होगा। तो अमेरिका यह भी जानता है कि अगर वो अपने जंगी बेड़े भेजेगा तो उसके भी नुकसान होंगे। इसके बावजूद अगर वो इस जंग को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है तो यह सोचने वाली बात है कि आखिर उसके मन में है क्या। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तभी ब्लिंकन के बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि ब्लिंकन ने इजराइल के जो अत्याचार हैं, इजराइल की जो हरकतें गजा के अंदर हैं, उसको छुपाने के लिए अमेरिका की सीनेट में झूठ बोला है। यह अमेरिकी अखबार की ही रिपोर्ट आई है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका इजराइल किस तरह से काम कर रहे हैं। और ऐसे में अगर अरब मुल्क एक साथ नहीं आएंगे
तो ये लड़ाई रुक नहीं पाएगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी, और ये लड़ाई लंबी चलेगी तो क्या क्या हो सकता है वो सब मैं आपको बता चुका हूं। अरब मुल्क का हाल ये है कि यूएई के जो चीफ हैं वो गए हुए हैं, यूएई के जो सदर हैं वो गए हुए हैं अमेरिका में, और वहां पर और कुछ कहने की जगह उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो मजबूत होते रहेंगे, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका जो कहेगा वो करते रहेंगे। और अगर अमेरिका के कहने में ही चलते रहे तो ग्रेटर इजराइल का जो सपना इजराइल का है वो एक दिन उनकी बाउंड्रीज के पास भी आएगा, और फिर उनके लिए कुछ खास कहने को रह नहीं जाएगा। इन सब के बीच एक बहुत बड़ी जो खबर है और जो गौर करने वाली खबर है वो ये कि हिजबुल्लाह ने ईरान से कहा कि अब इस जंग में आप भी शामिल होइए। अब अगर ये जंग फुल स्केल पे हो रही है तो फिर ईरान भी सीधे सीधे शामिल हो। यह सवाल लंबे समय से पूछा जा रहा है कि क्या ईरान इस जंग में शामिल होगा। मैं भी यह सवाल पूछ रहा हूं और अपनी तरह से इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल ईरान ने यह नहीं कहा है कि वो इस जंग में शामिल नहीं होगा। उसने ये कहा है कि सही वक्त नहीं है। उसका कारण यह है कि ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं वो इस समय यूएन में गए हुए हैं। यूएनजीए जो चल रही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो चल रही है, उसमें हिस्सा लेने के लिए वो गए हुए हैं। तो ईरान अगर कोई फैसला लेता है तो वो लौटने के बाद लेगा, और ईरान अगर फैसला नहीं ले पाता है, अगर जंग में नहीं जाता है, तो पूरी दुनिया के सामने उसकी इमेज यही बनेगी कि वो सिर्फ अपने लोगों को जंग में झोंकता है, अपने मुल्क को बचा कर रखता है, जो उसकी अपनी लीडरशिप के लिए बहुत खतरनाक होगी। तो ये थी आज की खबरें। आगे भी जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस को दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी ताकत बनना चाहते हैं, आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। 3 रुपए रोज से कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारी सीधी मदद करना चाहते हैं, हमारा जो पिन कमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, उसको खोल के देखिए। सारे लिंक, सारे तरीके मैंने बताए हैं। आप अगर हमारी ताकत बनेंगे तभी हम लगातार हक की बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।